सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 247। तो पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज देने वाला हूँ, और गुड न्यूज ये है कि आज से हर हफ्ते डीमन एम्पर के 3 एपिसोड्स रिलीज हुआ करेंगे। तो फिर ये हम सभी डीमन एम्पर के लवर्स के लिए ये हुई ना काफी ज्यादा अच्छी बात। इसलिए अब जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग वापस ल्यू क्लैन यानी कि अपने घर पे वापस आ जाता है, और वो अभी भी निंग के लिए काफी ज्यादा दुखी होता है और निंग को ही याद करने लगता है। जबकि बाहर तीनों 7 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स और उनके बच्चे सभी लोग यहाँ पे जू फेंग को देखने के लिए आए होते हैं। और वे सिस्टर चूचू, जो कि हमारी जू फेंग की काफी ज्यादा प्यारी लवर हैं, वो मिस जिया को अवॉइड करते हुए जू फेंग के पास आगे बढ़ने लगती हैं। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में सिस्टर चूचू मिस जिया का हाथ झटक करके उनको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन बस थोड़ा आगे बढ़ने के साथ ही वो उस जगह पर रुक जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एल्डर ली खड़े होते हैं। और एल्डर ली वहीं पे खड़े सिस्टर चूचू से कहते हैं कि एडिफिस लॉर्ड चू, अभी स्टीवर्ट जू को थोड़े रेस्ट की जरूरत है, और मैं यहाँ पे उसके ऑर्डर्स के बिना आपको बिल्कुल भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इधर सिस्टर चूचू यहाँ पे एल्डर ली की भी बात मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती हैं। तो एल्डर ली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनसे कहते हैं कि एडिफिस लॉर्ड चू, क्या आप सच में ये चाहती हैं कि मैं, जो कि यहाँ पे रेडियंट स्टेज की एक पीक एक्सपर्ट हूँ, वो यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आपको रोकने की कोशिश करे। इधर एल्डर ली को ऐसा करता हुआ देख करके ग्रैंडमा और तीनों लीडर्स भी ये सुनकर के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी ओर सिस्टर चूचू एल्डर ली की ओर देखती है और एक कदम पीछे हट करके और वहीं से चिल्लाते हुए कहती है कि जू फेंग, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर निकलो और एक डरपोक की तरह छुपना बंद करो। तो भाई बेसिकली सिस्टर जिया यहीं पे एल्डर ली के सामने जू फेंग को जोर जोरों से चिल्लाने लगती हैं और उसको बाहर बुलाने लगती हैं। ये सुनकर के दोनों लीडर्स ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और वो अपने मन में कहते हैं कि जू फेंग अब वो पर्सन नहीं रहा है जो कि कल तक हम लोगों ने देखा था। आज उसके पास में एक बॉडीगार्ड है जो कि बिल्कुल ही इनविंसिबल है, और इस समय यहाँ पे ये बिल्कुल भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे बिल्कुल ही अनस्टेबल है। अगर वो यहाँ पे नाराज हो गया तो हम में से कोई भी उसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। दोनों लीडर्स ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी ये सब शोर सुनकर के जू फेंग खिड़की के पास आता है, और सिस्टर चूचू को देख एल्डर ली को उनको अंदर आने की इजाजत दे देता है। तभी एल्डर ली भी जू फेंग के ऑर्डर सुन करके सिस्टर चूचू के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। तभी ये सुनकर के सिस्टर चूचू भी जल्दी से आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ करके जल्दी से जू फेंग के रूम के गेट को खोलती हैं। फिर जैसे ही गेट खुलता है तो वो सामने देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनके सामने जू फेंग अपनी खिड़की पर बैठा होता है, और उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होती है। उसके बाल जो कि ब्लैक होते हैं वो अब व्हाइट हो चुके होते हैं, साथ ही उसके कपड़े भी चेंज हो चुके होते हैं, वो रेड से ब्लैक हो चुके होते हैं, और उसके फेस की अपीयरेंस भी शायद से थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी होती है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा अपने एम्पायर के लुक की तरह दिखने लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। इधर सिस्टर चूचू के बाद मिस जिया और बाकी के सभी लोग भी अंदर आ जाते हैं, और वो लोग भी जू फेंग को ऐसा देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि उन लोगों को देख करके जू फेंग उनसे कहता है कि आप सभी लोग प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आप सभी लोग यहाँ पे वॉर की डिक्लेरेशन की वजह से आए हैं तो आप सभी लोग यहाँ पे वापस जा सकते हैं, क्योंकि यूनहाई काफी ज्यादा यंग है, मगर लेकिन ये हमारा फ्यूचर क्लैन हेड है, इसीलिए इसके कहे गए हर एक वर्ड ही यहाँ पे हमारे ल्यू क्लैन का लॉ है। इसका मतलब ल्यू क्लैन अब यहाँ पे रीजेंट स्टेट के साथ फाइट करने वाला है, मगर लेकिन आप सभी लोगों के साथ भी आप सभी लोगों की चॉइसेस हैं। ये आप सभी लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हैं और किसके साथ ज्वाइन होते हैं। जू फेंग की बात सुनकर के ग्रैंडमा भी सोच में पड़ जाती हैं और अपने मन में कहती हैं कि सच में ये चीज काफी ज्यादा विनाशकारी है। जू फेंग अपनी भावनाओं से अलग, व्यवहारिक और चालाक मॉन्स्टर था, लेकिन अब देखो उसे
अब जब वो अपने इमोशंस में खो गया था तो वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया और अपनी इस वीक स्टेज में आ गया। फिर ग्रैंडमा ये सब सोचने के बाद जूफेंग से कहती हैं कि जूफेंग इतना ज्यादा कमजोर मत बनो, तुम अपने इन इमोशंस को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं होने दे सकते और रीजन स्टेट से निपटने में अपने इमोशंस को अपने जजमेंट पर हावी होने नहीं दे सकते। ग्रैंडमा जूफेंग से ये सब कहती है मगर इधर जूफेंग को उनकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरी ओर अपना मुंह कर लेता है। तभी ये देख करके सिस्टर चूचू जूफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं और वो जल्दी से आगे बढ़ती हैं। फिर जूफेंग के पास जा करके उसका हाथ पकड़ करके उसको खिड़की से नीचे उतार देती हैं और अपने साथ ले जाने लगती हैं। इधर सिस्टर चूचू जूफेंग को अपने साथ ल्यूक लेन से बाहर ले जाती हैं, जबकि वहीं पे खड़े तीनों लीडर्स उन लोगों को सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन ड्राफ्टिंग फ्लावर्स एडिफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सिस्टर चूचू जूफेंग को अपने साथ लाई होती हैं। फिर जूफेंग भी वहाँ पे उनके साथ आने के बाद सिस्टर चूचू से कहता है कि एडिफिस लॉर्ड चू, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आई हैं? जूफेंग कहता है कि सिस्टर चूचू, मुझे लगता है कि आपकी फीलिंग्स मेरे लिए काफी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं, मगर मेरे लिए आपको लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है। जूफेंग इधर ये सब कह रहा होता है कि सिस्टर चूचू जूफेंग का हाथ पकड़ के उसे अभी भी आगे ले जाने लगती हैं। फिर सिस्टर चूचू जूफेंग को वहाँ ले आती हैं जहाँ पे कि उन्होंने निंग को लिटाया हुआ होता है। तभी निंग को भी अपने सामने देख जूफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और जल्दी से निंग की ओर आगे भागता है और कहता है कि ये तो निंग की बॉडी है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मरने के बाद किसी की भी बॉडी बिल्कुल ठीक तरीके से ऐसे नहीं हो सकती। जूफेंग इतना कहते ही जल्दी से निंग की ओर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके हाथ में एक ब्रीड होता है जिसका का नाम एंकरिंग सोल ब्रीड होता है। फिर जूफेंग उस ब्रीड को देख काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब निंग को बचाया जा सकता है। फिर जूफेंग के इतना कहते ही हम लोगों को उस ब्रीड के बारे में बताया जाता है, जो कि एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन होता है, एंकरिंग सोल ब्रीड। तो ये ब्रीड सोल यानी कि आत्मा की रक्षा के लिए एक आश्चर्यजनक ट्रेजर है, जिसे कि टियान्यू में आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया है। जब भी रेडियंट स्टेज और उससे भी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो उसके इफेक्ट से दबाव ज्यादातर सोल के ऊपर आता है और एंकरिंग सोल ब्रीड की मदद से किसी भी एक पर्सन की सोल को सेफ एंड साउंड रखा जा सकता है। यहाँ तक कि जब किसी की सोल यानी कि आत्मा काफी ज्यादा जख्मी और कमजोर हो चुकी होती है तो इस ब्रीड से किसी के भी लाइफ एसेंस को वापस से ठीक करने की मिराकुलस एबिलिटीज होती हैं। फिर इसके बाद जूफेंग कहता है कि निंग के एसेंस को 3 दिनों तक चुराए जाने के बाद वो बेहोश हो गई थी। अगर उसके पास एंकरिंग सोल ब्रीड होता तो वहीं पे उस समय उसकी जान बच जाती। फिर उसके बाद जूफेंग खुश होते हुए सिस्टर चूचू से कहता है कि कुछ मेडिसिन की हेल्प से ये अपनी सोल और अपने एसेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेगी और वापस से अपनी कॉन्शियसनेस को पालेगी और निंग को ठीक करने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। जूफेंग कहता है कि एडिफिस लॉर्ड चू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जूफेंग सिस्टर चूचू से बस इतना कहता ही है कि तभी सिस्टर चूचू जूफेंग के मुंह पर अपना हाथ रख लेती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि तुम्हें मुझसे एडिफिस लॉर्ड चू कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम किंग टियान कह के ही बुलाओ। तो भाई सिस्टर चूचू के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक लाइक कर दे, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए अभी के अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।